दोस्तों नमस्कार। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हम जैसे निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार, ईमानदार पत्रकारों को आपके सहयोग की इस समय बड़ी सख्त ज़रूरत है। आप तो जानते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करना आज के समय में कितनी बड़ी चुनौती है। एक तरफ सरकार का ध्यान रखना पड़ता है, दूसरी तरफ जनहित के सरोकारों को सबके सामने लाने का भी साहस रखना पड़ता है। आप तो आजकल की राजनीति के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि वो किसी भी प्रकार की आलोचना पसंद नहीं करती है। यही वजह है कि आप जैसे लोगों से, आप जैसे हज़ारों की संख्या में जो लोग वीडियो और हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उसकी सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आपके सहयोग से हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और साथ ही लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि हर परिस्थिति में सच्चाई और साहस का साथ नहीं छोड़ना है, सच बात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सच जानना आपका हक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन के बारे में। इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी वो पिछले साल नीतीश कुमार ने इस मामले को उठाते हुए ये कहा कि हमें केंद्र सरकार के खिलाफ में एक ऐसा मोर्चा बनाना होगा जो कि सारे विपक्ष के नेता उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। और नीतीश कुमार की फितरत के बारे में सभी जानते होंगे कि वो ज़्यादा दिन किसी भी गठबंधन में रहते नहीं हैं। कई बार वो एनडीए के साथ आए, इसके बाद वो वापस महागठबंधन में गए और आने जाने का उनका सिलसिला जारी रहता है। और आम चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदलते हुए इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ लिया। विश्वास नहीं होगा आपको कि जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन की बात करता था, शुरुआत करी, नींव धरने वाले नीतीश कुमार ने अपने पैर पीछे खींच लिए और आम चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बिहार की सरकार गिराते हुए एनडीए में जाकर फिर से एक बार सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ऐन मौके पे इंडिया गठबंधन को धोखा दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार अपनी फितरत के मालिक हैं। वो जहां मौका देखते हैं वहीं पलटी मार जाते हैं। कुछ लोग राजनीति में उनको पलटू चाचा के नाम से भी जानते हैं। ये बात सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, किसी भी समय किसी को भी दगा दे सकते हैं। कई बार वो तेजस्वी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज है और कई बार एनडीए के साथ मिलकर बिहार की पिछले 20 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है कि किस तरीके से सत्ता पे काबिज होना। ये कोई सीखना चाहे तो वो नीतीश कुमार से सीख सकता है। मैं समझता हूं कि फ्रीडम की जब बात हो तो हम मूल्यांकन करें। फ्रीडम में हाइफन नहीं होता है, फ्री के बाद डॉम नहीं। जैसे जॉर्ज ऑरवेल की किताब में था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सरजिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीज, एक मिनट आप, मैं मेरा टाइम पॉज कर दीजिए। इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव को लड़ा और उसका प्रभाव भी देखने को मिला। जहां भाजपा अकेले 300 सीट पे जीतने के दावे कर रही थी और एनडीए गठबंधन के तहत 400 पार का नारा लगा रही थी, उसका रिजल्ट जब सामने आया, 4 जून को जब रिजल्ट सामने आया, तब बीजेपी को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। यानी उनको काफ़ी झटका लगा। जहां वो 300 के पार जाने की बात कर रहे थे, वो 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए ताकि वो अपने बहुमत से सरकार बना सके। वो 240 पे जाकर अटक गए। इस बात पे तो किसी को भी शक नहीं रहा कि जहां इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा, वहां पर भाजपा की हालत बहुत ख़राब रही। नमूने के तौर पे आप यूपी का किस्सा देख सकते हैं, जहां
पिछले आम चुनाव में भाजपा 62 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वहाँ पर भाजपा को इस बार 33 सीट पर रुक जाना पड़ा। 37 सीट पे अकेले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के सांसद बने। वहीं दूसरी तरफ 1 या 2 सांसद रहने वाली कांग्रेस की को भी 6 सांसद मिले। भाजपा को इस करारी हार का मुंह इसलिए देखना पड़ा कि उनके जनता से जुड़े हुए सरोकारों से पार्टी ने जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पे रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरकेपुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरकेपुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरकेपुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। आशा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरकेपुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, ये सारे नाम लेके आया हूं। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का जो लोकसभा में परिणाम आए, उससे शायद ये लगा कि भाजपा को उन्होंने बहुत करारी मार दे दी है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए सभी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो सत्ता में है और सत्ता के साथ साथ जितनी भी जांच एजेंसियां, स्वायत्त संस्थाएं, सब उनके साथ में रहती हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी सत्ता के आगे नतमस्तक रहता है। जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमेशा विपक्षी दलों के नेता के घरों पर छापे मारती दिखती है। लोकसभा चुनाव के जो विजय उत्सव के नशे में विपक्ष सोता रहा और 4 महीने बाद, जब 4 या 5 महीने बाद जब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव होता है, तो वहाँ पर विपक्ष केवल झारखंड का चुनाव ही जीत पाता है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके की रणनीति भाजपा ने बनाई, उससे साफ जाहिर होता है कि उसने साम दाम दंड भेद नीति, सभी नीतियों का प्रयोग कर हरियाणा को हारते हारते जीत लिया। जहाँ की सभी मीडिया हाउसेस और सर्वे ये कह रहे थे कि वहाँ परिवर्तन की लहर है, भाजपा का अस्त हो गया है। लेकिन वहाँ पर चुनाव मतगणना के अंतिम क्षणों तक पहुँचने से पहले भाजपा ने हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से तीसरी बार चुनाव जीत लिया और कांग्रेस को एक सबक दिया
कि किस तरीके से अगर बूथ मैनेजमेंट होता है। ये बात दूसरी है कि कांग्रेस में भी अंतर्कलह थी, जहाँ एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अंदर ही अंदर भीतरघात कर रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा प्रदेश जीतते जीतते उनके हाथ से निकल गया और ताज नायब सिंह सैनी के सिर पर सज गया। इसमें कांग्रेस भले यही कहती रहे कि इस मामले में ईवीएम, पुलिस प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग सत्ताधारी पार्टी को मिला और ईवीएम और चुनाव आयोग की वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ये बात तो दूसरी है कि आप चुनाव हारने के बाद कुछ भी कहें कि ईवीएम इसमें खराब थी या चुनाव आयोग ने सत्ता दल का साथ दिया, ये बात कहने की रह जाती है। अब उनकी सरकार वहाँ बन चुकी है और किसी भी तरीके से ये साबित हो गया है कि भाजपा किसी भी मौके को जीत में बदल सकती है, हारते हुए भी वो जीत जाती है। इसका सीधा सीधा नमूना हरियाणा में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण चुनाव तो महाराष्ट्र का दिखा, जहाँ पे महायुति में शिवसेना एनसीपी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी थी। वहाँ पर इतना प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार आई, उससे कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार हतप्रभ रह गई कि इतने बुरे हालात थे सरकार के, इतनी आपस में कलह थी, उसके बावजूद वहाँ पर कांग्रेस और शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टी को बिल्कुल आशा से प्रतिकूल रिजल्ट मिला। यहाँ तक कि वो 150 से 250 की सीट की उम्मीद कर रहे थे, वहाँ सिर्फ उनको 50 सीट मिल पाई हैं और सबसे ऐतिहासिक सीट विजय तो भाजपा ने की है। आज तक उनको 132 सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उनको 132 सीट मिली। वहीं सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीट मिली और सबसे बुरी हालत में मानी जाने वाली अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीट मिली। इन सब चीज़ों को देखते हुए वैसे महाराष्ट्र में इस बात की सुगबुगाहट है कि लोग कहते हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी के खिलाफ में ऐसा मत आएगा। लोगों ने एक गांव में तो लोगों ने कहा कि हम एक ट्रायल वोटिंग कराना चाहते हैं बैलेट पेपर पे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया और ये संदेश दे दिया कि सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही रिज़ल्ट आते हैं ये सबको सामने आता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की करारी हार हुई है। तब से उसके अंदर ही नेता कुछ लोग अब राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं। ये बात तो सही है कि राजनीति में ये नहीं देखा जाता कि जब जीतता है तो राजा की जीत होती है, यानी नेता का गुणगान होता है, लेकिन जब हारता है तो राजनेता हमेशा कार्यकर्ताओं या अन्य बातों को लेकर हार की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी में खुल के कुछ नए लोग आए हैं, लेकिन ये तो तय है कि उसके अंदर भी अंतर्कलह मची हुई है और नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है।